कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के ठीक पहले माओवादियों को जो बड़ा नुकसान हो ही रहा है, आज उसको लेकर मदनवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसमें पुलिस ने जो जानकारी दी कि 1 करोड़ 16 लाख के इनामी 2 माओवादियों को मार गिराया गया। उनके पास से क्या क्या बरामद हुआ, इस पर बातचीत करते हैं और साथ ही साथ बातचीत करेंगे कि माओवादियों को लगातार नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद माओवादी क्या कर रहे हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, क्योंकि आज उन्होंने बीजापुर इलाके में एक आईडी ब्लास्ट किया है जिसमें एक जवान घायल हुआ है। और वहीं साथ ही साथ एक जानकारी ये भी निकल कर आई है कि कल माओवादियों की वजह से बहुत सारे इलाकों में शायद तिरंगा न फहराया जा सके। क्या है सारा मामला, सब पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज देख रहे हैं। दरअसल इस समय जिस तरह से जो स्थिति माओवादियों की है वो वाकई में सबसे कमज़ोर स्थिति लग रही है और लग रहा है कि माओवादियों को काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसके पहले भी सलवा जुड़ूम माओवादियों ने झेला है और उस समय भी लगा था कि माओवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन उस समय तारीख तय नहीं की गई थी। लेकिन अब तारीख भी तय कर दी गई है और लगातार सफलता के नए परचम हमारे जवान लहरा भी रहे हैं। लगातार रोज नई सफलता मिल रही है। इसी सफलता पर कल 2 बड़े माओवादियों को मार गिराने का दावा जवानों ने किया था और आज उनकी डेड बॉडी लेकर वो मुख्यालय पहुंचे। तब वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर पुलिस ने कुछ जानकारी दी है। साथ ही साथ मारे गए माओवादियों को लेकर कुछ जानकारी दी गई है। क्या जानकारी दी गई, सबसे पहले वो बताता हूँ। पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी किया है जो जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी का है, जिसमें उन्होंने बताया कि 2 बड़े माओवादी नेताओं को मार गिराया गया है। मुठभेड़ के संबंध में जानकारी दी है कि बंडा पहाड़ में जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस, जिला कांकेर पुलिस और आईटीबीपी 27वीं वाहिनी के द्वारा संयुक्त ऑपरेशन के तहत ये मुठभेड़ हुई थी। इसमें एक इंसास राइफल, 303 राइफल और कारतूस, रेडियो और भारी मात्रा में दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के पहले नक्सलियों की एक बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम करने में जवान सफल रहे और घेराबंदी में फंसे थे ये माओवादी, जिन्हें गोलीबारी के तहत पुलिस ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। मारे गए माओवादियों की कल हमने संदेह जताया था क्योंकि किसी पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की थी, लेकिन आज इस पूरे खबर की पुष्टि है कि जो मारे गए माओवादी उसमें एक विजय रेड्डी हैं जो कि DKSZCM है, मतलब कि दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर, और दूसरे लोकेश सलाम है जो कि डिविजनल कमेटी सदस्य हैं। इनके रूप में इनकी पहचान की गई है। पुलिस ने पूरी जानकारी दी है इसमें प्रेस नोट के माध्यम से। उन्होंने बताया कि जिला पुलिस मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के द्वारा जिला को नक्सल मुक्त करने के लिए नक्सल विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। राजनांदगांव रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक सांडिल के मार्गदर्शन में और पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह के नेतृत्व में यह सफलता मिली। पुलिस और नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ में 2 बड़े माओवादी मारे गए हैं। बड़ी संख्या में गोला बारूद और नक्सल सहित दैनिक उपयोगी सामग्री भी मौके से जब्त किया गया है। जिले के थाना मदनवाड़ा एवं सीता गांव क्षेत्र में स्थित बंडा पहाड़ में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर यह पूरा ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें माओवादी वहां पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित थे। ये पुलिस ने अपने प्रेस नोट में लिखा है। नक्सलियों के मंसूबों को असफल करने के लिए पुलिस ने यह पूरा ऑपरेशन चलाया और माओवादियों की उपस्थिति, भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में पूरी जानकारी देते हुए जो SDOP उस इलाके के प्रशांत कुमार सिंह पैंकरा और DSP ताजेश्वर दीवान के नेतृत्व में पूरी टीम को रवाना किया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि ये राजनांदगांव का जब 2004-05 का इलाका था तो माओवादियों का जमावड़ा बंडा के पहाड़ में अधिकतर हुआ करता था। जैसे अलग अलग इलाकों में होता है, जैसे किसी से हम बोलते हैं कि पुअर्ती माओवादियों का गढ़ था। बस्तर जिले में बात करें तो कोलेंग और चांदामेटा को कहा जाता है। उसी तरह से उस इलाके में बंडा पहाड़ को माओवादियों का मुख्यालय माना जाता था। DRG की टीम और कांकेर की टीम, ITBP की जो टीम है, इनके द्वारा जब इस ऑपरेशन को किया गया तो 5-6 घंटे के कॉर्डन और सर्च के बाद मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पुलिस की टीम के द्वारा इस पूरे पहाड़ को घेरा गया। 5-6 घंटे लगे जवानों को पूरे उस पहाड़ को घेरने में। और जैसे ही कॉर्डन करने के बाद जवान धीरे धीरे माओवादियों की तरफ आगे बढ़े तो शाम 5 बजे के आसपास माओवादियों ने, पुलिस ने इस जानकारी दी कि ऑटोमेटिक हथियार से पुलिस को जान से मारने और हथियार लूटने की नीयत से फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस के प्रेस नोट में ये बात काफ़ी कॉमन रहती है कि पहले माओवादियों ने फायरिंग की, फिर आत्मरक्षा में जवानों के द्वारा फायरिंग किया गया और आत्मसमर्पित करने के लिए पहले अपील किया गया। उसके बाद माओवादी जब फायरिंग से नहीं रुके तो उसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा करने के लिए फायरिंग की, जिसमें माओवादियों के द्वारा फायरिंग रोकने पर घटनास्थल पर पुलिस ने जब सर्चिंग किया तो सर्चिंग उन्हें 2 डेड बॉडी मिली।
जिसकी शिनाख्ती मैंने जो कल बताया था विजय रेड्डी उर्फ सुगलूरी चिन्नन्ना उर्फ नगन्ना उर्फ शंकर जो कि DKZCM है, और दूसरे माओवादी का पहचान लोकेश सलामे उर्फ हर सिंह के तौर पर की गई है। घटनास्थल और डेरा से उन्हें कॉर्डेक्स वायर, रेडियो, वॉकी टॉकी, कपड़े, दवाइयाँ, अन्य सामान मिले। साथ ही साथ ये भी बताया गया है इनकाउंटर में जो मारे गए विजय रेड्डी उर्फ सुगलूरी चिन्नन्ना उर्फ नगन्ना उर्फ शंकर पिता चिन्ना दनामल्ला उर्फ जिसकी उम्र 60 साल थी, ये बलरामपुरम मंडल अतमाकुर जिला कुर्नूल राज्य आंध्र प्रदेश का निवासी रहे। और इनके ऊपर इनाम कितना था? इनके ऊपर छत्तीसगढ़ में 25 लाख रुपए का इनाम था, महाराष्ट्र में 25 लाख रुपए का इनाम था, आंध्र प्रदेश में 20 लाख और तेलंगाना में 20 लाख, ऐसे करके कुल 90 लाख रुपए इनके ऊपर इनाम था। लोकेश सलामे उर्फ हर सिंह की उम्र 35 साल थी, जो कि अमाकोड़ो थाना कोका जिला मोहला मानपुर का ही निवासी था। इनके ऊपर छत्तीसगढ़ में 10 लाख रुपए, महाराष्ट्र में 16 लाख रुपए, ऐसे मिला के कुल 26 लाख रुपए का इनाम इनके ऊपर था। तो दोनों के ऊपर मिलाकर अगर देखा जाए तो 1 करोड़ 16 लाख रुपए का इनाम था इन दोनों माओवादियों के ऊपर। लेकिन इनकाउंटर से क्या बरामद हुआ है? एक इंसास राइफल, 303 राइफल, कॉर्डेक्स तार, वॉकी टॉकी और जो सामान इन्होंने बताया। विजय रेड्डी के ऊपर कुल 42 मामले और लोकेश सलामे के ऊपर कुल 37 मामले दर्ज थे, और स्थायी वारंट के तौर पर विजय रेड्डी के खिलाफ 20 और लोकेश सलामे के खिलाफ 10 थे। ये जो सारे सामान है पुलिस ने आज पत्रकारों के समक्ष रखे और जिसमें उन्होंने दिखाया कि क्या क्या सामान बरामद हुआ है। लेकिन एक बात और है कि बड़ी सफलता जरूर मिल रही है, और समर्पण में हो या इस तरह की मुठभेड़ों में, लेकिन ये हथियारों पे सवाल बार बार उठ रहा है। आप सोचिए 1 करोड़ 16 लाख रुपए के दो ही माओवादियों पर, और जहाँ तक मुझे पता है माओवादी पार्टी में DKZC हो या DVCM हो, इनके पास में ऑटोमेटिक वेपन में अधिकतर AK-47 जैसे हथियार होते हैं। हालांकि एक इंसास राइफल जरूर बरामद किया गया वहाँ से, लेकिन एक 303 राइफल बरामद किया गया है जिसे ऑटोमेटिक की श्रेणी में नहीं गिना जाता। तो जब 2 माओवादी मारे गए हैं तो उनके हथियार, जब वो भी किस समय, जब चारों तरफ आपने माओवादियों को घेर रखने का दावा किया, 5-6 घंटे लगे उस पूरे पहाड़ को घेरने में, उसके बाद उनके हथियार कहाँ चले गए, ये काफ़ी संदेहास्पद लगता है, हथियार का चला जाना। आपको याद होगा बीते दिनों जब लोग मारे गए तो उनके बहुत सारे ऑटोमेटिक वेपन जितने थे वो सारे रिकवर किए गए, उसके बावजूद कि उसके बीच से कुछ माओवादी भाग खड़े हुए। क्योंकि अभी जो स्थिति है माओवादियों की, वो लगातार इस तरह से घिर रहे हैं, इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो ना तो जवानों के साथ लड़ने की स्थिति में है, और ना ही लड़ने के दौरान अगर वो मान लो पुलिस के जद में फंस भी जा रहे हैं, फायरिंग की जद में, तो ना उनकी ये स्थिति है कि वो राइफल लेने के लिए वापस लौट कर आएँ। यही तो वजह है कि DKZC और DVCM इस तरह के माओवादी समर्पण कर रहे हैं। लेकिन इस तरह के हथियार मिलना ये संदेहास्पद है कि क्यों, आखिर ऑटोमेटिक वेपन गए कहाँ, और नहीं थे तो क्या इन्हीं हथियार से इतने सारे जवानों के साथ ये माओवादी लड़ रहे थे, ये भी एक सवाल है। जो भी हो, लेकिन सफलता तो जवानों को मिली है। 1 करोड़ 16 लाख रुपए के माओवादियों को मार गिराया गया है। वहीं दूसरी खबर देखिए, माओवादी क्या कर रहे हैं। कल 15 अगस्त है और आज सुबह ये खबर निकल कर आई सामने कि बीजापुर के इलाके में जो जवान लगातार अभी भी सर्चिंग पर हैं, उसमें माटवाड़ा कुटरू मार्ग पर जो जवान सर्चिंग से लौट रहे थे तो माओवादियों के लगाए गए एक आईडी बम की चपेट में एक जवान आ गया, और जिसके इलाज के लिए तत्काल उसे बाहर निकाला गया और अभी उसकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। लेकिन फिर भी देखिए कि माओवादी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से कहीं चूक नहीं रहे, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज की जाए, जवानों को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। साथ ही साथ आज बीजापुर से एक खबर आई है, बीजापुर में हमारे साथी हैं गणेश मिश्रा, उन्होंने एक खबर की और उन्होंने जानकारी मुझे भी उपलब्ध कराई, तो मुझे लगा आपको ये जानकारी दे दूं। हालांकि इस जानकारी की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन उन्होंने भी इस खबर को आज चलाया, मुझे लगा आपको भी बताता चलूँ। दरअसल हो ये रहा है कि आपको याद हो कि सुकमा जिले में श्याम शेट्टी जैसे गांव हैं और भी 1-2 गांव हैं जिन्हें नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। माओवादियों को पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिया गया है, बड़े बड़े स्तर के माओवादी मारे जा रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, हथियार बरामद किए जा रहे हैं। उसके बावजूद माओवादी क्या कर रहे हैं, उनके फरमान देखिए। खबर यह है कि जो घर घर तिरंगा है और नक्सल मुक्त बस्तर अभियान के बीच माओवादियों की चुनौती सरकार को है। कैसे है? दरअसल ये गणेश ने इस खबर को लिखा है और मैंने उनसे ही लेकर ये आपको बता रहा हूँ कि घर घर तिरंगा के अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। 2026 तक माओवाद से बस्तर ही नहीं बल्कि पूरे देश को मुक्त करने का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन इन्हीं के बीच बीजापुर का जो नेशनल पार्क का इलाका है, उसमें जो सेंड्रा के इलाके में संचालित 19 में से 15 स्कूल पिछले 1 महीने से बंद पड़े।
क्यों बंद पड़े वो भी बताता हूँ मैं आपको। और साथ ही साथ जिन्हें 2019-20 में शुरू किया गया था, वहीं दूसरी तरफ उसूर ब्लॉक है बीजापुर में, उसूर ब्लॉक में करीब 10 स्कूल सिर्फ और सिर्फ नक्सलियों के दहशत के कारण 1 महीने से बंद है। ऐसा बताया जा रहा है कि सेंड्रा इलाके में माओवादियों ने आपको याद हो बीते दिनों मैंने आपको बताया था 2 शिक्षा दूतों की हत्या माओवादियों ने की। शिक्षा दूतों की हत्या के बाद से उस इलाके के ग्रामीणों को गाँव से बाहर जाने पर भी रोक लगा दी गई है। तो वहीं दूसरी तरफ उन इलाकों में पदस्थ शिक्षक व अन्य कर्मचारियों के प्रवेश पर भी माओवादियों ने पाबंदी लगा रखी है। देखिए बात बाहर ही नहीं आ रही कहीं से। कौन बोलेगा, कौन खोलेगा? माओवादियों के खिलाफ अभी भी जमीनी स्तर पर जो लोग हैं, चाहे वो ग्रामीण हों या कर्मचारी हों, वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अगर आप उनसे ज़बरदस्ती कैमरे के सामने कुछ बुलवा भी लें तो उनकी जान को खतरा है, कौन अपनी जान आफत में डाले। तो कोई नहीं बोल रहा है, जबकि उनके प्रवेश में पाबंदी लगाई गई है पूरी तरीके से। और उसूर इलाके के 10 स्कूल भी इसी वजह से बंद है। इसका सीधा मतलब है कि इस वर्ष जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, उसमें बीजापुर के जिले के कुल 25 स्कूलों में ध्वजारोहण करने के लिए कोई भी सरकारी कर्मचारी, जैसे कि शिक्षक या वहाँ के काम करने वाले कोई कर्मचारी हो, वो वहाँ पर उपस्थित नहीं रह पाएंगे। अब नहीं रह पाएंगे तो सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि आप वहाँ तिरंगा कैसे फहराएंगे। लेकिन एक चीज़ और है, कल ही आपको ऐसी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा, उन इलाकों में भी तिरंगा फहराया जाएगा जिन इलाकों में आज तक कभी तिरंगा नहीं फहराया जा सका। ऐसा नहीं कि आज़ादी के बाद तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया, आज़ादी के बाद कभी उस इलाके में ज़रूरत नहीं थी कि तिरंगा फहराया जा सके। फिर उसको उस इलाके क्यों नहीं थी ज़रूरत, क्योंकि उस इलाके में पहले सरकार ही नहीं हुआ करती थी। जब माओवाद नहीं था तब किसको भी फर्क पड़ता था तिरंगा फहरा रहे हैं या नहीं फहरा रहे हैं। उसके बाद जब माओवादियों ने पूरे इलाके को अपनी जद में ले लिया तो उसके बाद तो तिरंगे का विरोध ही होने लगा, फिर काले झंडे फहराए जाने लगे। धीरे धीरे जब सरकार को लगा कि ये बस्तर है और इसको माओवादियों से मुक्त करना चाहिए, मुक्त करेंगे तो लाभ होगा, आदिवासियों का लाभ होगा, ऐसा सरकार बोलती है। आने वाला वक्त बताएगा किसका लाभ होगा। लेकिन अब जब माओवादियों से मुक्त कैसे मानेंगे, जब उस इलाके में माओवादी जिसका विरोध करते हैं उस तिरंगे को फहराया जाए। तो कल ऐसी कई तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जहां पहली दफ़े तिरंगा फहराया गया। तो आपके जहन में जो बात आ रही होगी कि क्या आज़ादी के बाद कभी उस इलाके में तिरंगा ही नहीं फहराया गया? फहराया जाता, फहराने की किसी ने कोशिश नहीं की, फिर माओवादियों ने फहराने दिया नहीं, तो उस इलाके में तिरंगा फहराया जाएगा। लेकिन उसी के बीच बीजापुर के ये 25 स्कूल हैं जो संभावित तरीके से अब यहाँ संदेहास्पद मामला है कि यहाँ क्या तिरंगा फहराया जाएगा नहीं। मैं इस बात का दावा नहीं कर रहा हूँ कि कल वहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि माओवादियों ने फरमान जारी किया। सोचो आपको ही पता नहीं चला, मुझे ही पता नहीं चला, आज पता चल रहा है कि वहाँ पे सरकारी कर्मचारियों को अंदर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है माओवादियों के द्वारा। 2 शिक्षा दूतों की हत्या की जानकारी तो मेरे पास थी। तो इसमें कई ऐसे नाम भी हैं जो मुझे मिले। 2019-20 में सेंड्रा इलाके में वर्षों से बंद पड़े प्राथमिक शाला दुड़ेपल्ली, प्राथमिक शाला नेती कागड़ेल, प्राथमिक शाला गोडनुगुर छोटे काकलेड़, प्राथमिक शाला करकावाड़ा, प्राथमिक शाला रायगुड़ा, प्राथमिक शाला केरपे, प्राथमिक शाला फरसनार और चिगुड़पल्ली, प्राथमिक शाला पिलूर में हत्या हुई थी, आपको याद होगा, मुझे नाम याद आ रहा है। प्राथमिक शाला कोंडा पाड़गू, प्राथमिक शाला सफी मार्का, प्राथमिक शाला पेनकुदूर, प्राथमिक शाला बड़े काकलेड़, प्राथमिक शाला फुलगुंडम, प्राथमिक शाला एडापल्ली, प्राथमिक शाला टेकमेटा, प्राथमिक शाला आरेपल्ली, प्राथमिक शाला देपला इरपागुट्टा याद है जहाँ रसोइये की हत्या हुई थी, प्राथमिक शाला चेरपल्ली, प्राथमिक शाला रालापल्ली का पुनः संचालन किया गया था, लेकिन माओवादियों के दहशत की वजह से 1 महीने से स्कूल बंद पड़े और ये वहाँ की स्थिति है। अब कल देखना होगा कि उन इलाकों में, उन स्कूलों में क्या तिरंगा लहरा पाएगा या नहीं। ये सरकार के लिए चुनौती है और हम आज आपको बता रहे हैं, कल आपको फिर बताएंगे इन सभी गाँवों के नाम कि यहाँ की क्या स्थिति रही, क्या तिरंगा फहराया गया तो उसकी तस्वीरें जैसे कि बहुत जगह की वायरल होंगी, मैं आपको भी दिखाने की कोशिश करूँगा। ये स्थिति थी और जिस तरह से माओवादियों को नुकसान पहुँचाया गया और बड़ा नुकसान, 1 करोड़ 16 लाख के माओवादी मारे गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ माओवादियों ने भी अपनी बहुत छोटे स्तर पर उपस्थिति दर्ज की, आईडी बम ब्लास्ट किया है, एक जवान घायल हुआ है। अच्छी बात है कि उसकी स्थिति अभी सामान्य है। दूसरी तरफ ये चिंताजनक स्थिति है कि 25-25 स्कूलों पर पाबंदी सरकारी कर्मचारियों के प्रवेश करने पर उस इलाके में, ये चिंताजनक है जो बात सामने नहीं आ रही। इन सारी बातों को मुझे लगा आपके सामने रखूं, इसलिए इस वीडियो को हमने तैयार किया। पसंद आए शेयर कीजिएगा, सवाल कीजिएगा, बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।